दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखा कि इंद्रजीत कलावती के उस पुराने घर में घुस जाता है और उस भूल भुलैया वाले कमरे में उसे एक रहस्यमय किताब मिलती है और वो उस किताब को पढ़ते ही ऊपर कलावती की लाश को पाता है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, इंद्रजीत कलावती की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान को बचाते हुए उस घर से बाहर निकल जाता है। न जाने उसे कहाँ से रास्ता मिलता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है और वो वहां से निकलते ही अपने घर की ओर भागता है। अब उसे खुद के घर में जाने से भी डर लग रहा था, क्योंकि उसके साथ इतना सारा कांड जो हो चुका था। इंद्रजीत थोड़ी देर भागते भागते अपने घर के पास पहुंच जाता है और वो घर में घुसते ही अपनी माँ को देखता है। वो अपने माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। वो एक जैसी नजर टिकाए हुए दरवाजे की ओर देखते रहती है। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी दरवाजे से अंदर आते हैं। इंद्रजीत की माँ उसके पिताजी की ओर क्वेश्चन मार्क वाली नजर से देखती है और उसके पिताजी सिर्फ उसे मुंडी हिलाकर ना बोलते। इंद्रजीत अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिताजी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अपनी माँ से भी वो बात करने की कोशिश करता है, वो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। इंद्रजीत कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसे लगा कि शायद वो देर रात घर आने की वजह से उसके घर वाले उससे नाराज हो और ऐसे एक्ट कर रहे हो, और वो रात भर की दौड़ भाग से बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो जिस जगह बैठा होता है वहीं पर सो जाता है। कुछ ही घंटों में इंद्रजीत नींद से उठता है और उसे घर के सामने पंचायत लगी हुई दिखाई देती है और पंचायत में उसके माता पिता रो रहे होते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता क्यों रो रहे हैं, और गांव के मुखिया उसके माता पिता को समझाते हैं कि आप डरिए नहीं, हम इंद्रजीत को ढूंढ लेंगे। मैंने गांव के कुछ लोगों को इंद्रजीत को ढूंढने के लिए भेजा है। ये देख के इंद्रजीत की आंखें बड़ी हो जाती है और वो डर के मारे परेशान हो जाता है और वो वहीं से चिल्लाने लगता है कि अरे मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। फिर वो भागते हुए पंचायत में चला जाता है और मुखिया जी को बोलता है कि अरे मेरे को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ हूँ, मैं ऑलरेडी घर में आ चुका हूँ। लेकिन वहां भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उसे लगा कि शायद पिताजी उसकी तरफ ध्यान देंगे। वो अपने हाथ से पिताजी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ उसके पिताजी के शरीर के आर पार हो जाता है। अब इंद्रजीत की फट के 4 नहीं 16 हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि मेरी तो बॉडी ही नहीं है, मेरा हाथ पिताजी के शरीर के आर पार चला गया। आपको भी अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है और कुछ समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर इस वीडियो का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। अब आते हैं इंद्रजीत की ओर। डर के मारे बौखलाया हुआ इंद्रजीत अभी भी पंचायत की बातें सुन रहा होता है। गांव के मुखिया उसके माता पिता को और गांव वालों को कहते हैं अभी आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, अगर इंद्रजीत का कोई पता चलता है तो हम लोग आपको बता देंगे। और वो स्पेशली इंद्रजीत के माता पिता को बोलते हैं कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा जल्द ही घर वापस आ जाएगा। इंद्रजीत को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अब करे तो क्या करे, और सोचने लगता है कि हो ना हो मेरे गायब होने का राज कलावती के पुराने घर से जुड़ा हुआ है। तभी उसे अचानक कलावती की याद आती है। सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कलावती को कोई नहीं ढूंढ रहा, जबकि मैंने कलावती की लाश को वहां लटकते हुए देखा था। जिस तरह मेरे माता पिता और गांव वाले परेशान हैं, उस तरह कलावती के चाचा चाची भी परेशान होंगे। वो सच्चाई जानने के लिए कलावती के चाचा चाची के घर जाने लगता है और दौड़ते हुए कलावती के घर पहुंच जाता है और देखता है कि कलावती के चाचा चाची रोज की तरह खेत में जाने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी और डरावनी बात कि वो कलावती को वहां पर जिंदा पाता है और घर में काम करते हुए देखता है। और उतने में ही कलावती के चाचा चाची बैलगाड़ी लेकर इंद्रजीत के आर पार हो जाते हैं और पीछे से कलावती आवाज देती है, इंद्रजीत यहाँ आओ। अब इंद्रजीत थोड़ा खुश हो जाता है और डरता भी है और कलावती को पूछता है क्या क्या तुम मुझे देख सकती हो? कलावती बोलती है हाँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। जिस तरह आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि कलावती की लाश तो वहां लटकी हुई थी, अब कलावती जिंदा कैसे है, उसी तरह इंद्रजीत के दिमाग में भी यह सवाल चल रहे थे। वो तुरंत कलावती के पास जाता है और कलावती को बोलता है ये हो क्या रहा है? कलावती जवाब देती है जैसी तुम्हारी हालत थी वैसे ही मेरी भी हुई थी। इंद्रजीत बोला मैं कुछ समझा नहीं। कलावती अपने पुराने घर की ओर इशारा करते हुए बताती है चलो मेरे साथ, तुम्हें बताती हूँ। और दोनों वहां से निकलकर कलावती के पुराने घर की ओर जाने लगते हैं। इंद्रजीत एक बार अपने माता पिता को देखकर कलावती के साथ उस घर की ओर निकल पड़ता है। फिर कलावती इंद्रजीत को एक भूल भुलैया वाले रास्ते से होकर उस खुफिया कमरे तक ले जाती है, जहां इंद्रजीत बहुत ही डरावना अनुभव करता है। वो देखता है कि टेबल के सामने रखी हुई कुर्सी पर उसकी बॉडी लाश की तरह पड़ी हुई है। वो कलावती को बोलता है अरे ये तो मैं हूँ। कलावती बोलती है ये तुम्हारा शरीर है और मेरे सामने जो खड़ा है वो तुम्हारी आत्मा है, और ये सारा किया धरा इस मनुष्य किताब का है। वो पूछता है किताब? और कलावती बोलती है हाँ, ये प्राचीन किताब, ये एक हॉन्टेड किताब है। वो बोलता है हॉन्टेड, वो कैसे? कलावती बोलती है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। सोई उन लिब्रो एम्ब्रुजादो सिमिलेस टीएनएस टू मैटर और टू अमोर उना वेज। इसका मतलब है मैं एक शापित किताब हूँ, अगर आप मुझे पढ़ते हो देन यू हैव टू किल योर लव वंस। इंद्रजीत ने पूछा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम स्पेनिश कैसे जानते? कलावती और बताती है कि मेरे परदादा पुराने जमाने में स्पेनिश लोगों के साथ व्यापार करते थे, इसलिए उन्हें स्पेनिश आती थी। इंद्रजीत ने पूछा कि इस हॉन्टेड किताब का राज क्या है?
तो कलावती बताती है कि इसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ जो हुआ उसे जानना होगा। कलावती इंद्रजीत को बताती है कि मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं बचपन से ही पुरानी किताबें और पुराने ग्रंथों को पढ़ती रहती और कुछ न कुछ नया सीखती रहती। मेरा ये गुण जानकर मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक खुफिया कमरा बनाया था जो कि गांव वालों की नज़रों में ना आए, क्योंकि तुम तो जानते हो गांव की हालत कैसी है। इस खुफिया कमरे के बारे में सिर्फ मेरे माता पिता और मैं जानती हूँ और किसी को पता ना चले, इस डर से मेरे माता पिता ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि हमारे गैरहाजिरी में इस कमरे में ना आए और कहीं मैं उनके पीठ पीछे इस कमरे में ना आऊँ। इस डर से मेरे माता पिता मुझे चाचा चाची के यहाँ छोड़ जाते थे, लेकिन मेरे चाचा चाची मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, मुझे ढेर सारे काम करने लगाते थे और मारते भी थे। और मेरे सफ़ेद बालों के कारण गांव की लड़कियां मेरे से डरती थी, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता था और ऊपर से चाचा चाची की परेशानी। इन सब बातों से तंग आकर मैंने अपने आप को एक दिन हमारे घर के खुफिया कमरे में बंद कर लिया। मैं 2 दिन तक इस खुफिया कमरे में बंद थी। मुझे सबने हर जगह ढूंढा, लेकिन मैं किसी को कहीं नहीं मिली। लेकिन मेरे पिताजी को याद आया कि मैं शायद खुफिया कमरे में हूँ और वो जैसे ही मुझे देखने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, मैं उस सामने रखे हुए हथियार से उनका गला काट देती हूँ। ये सुनकर इंद्रजीत हक्का बक्का हो जाता है और कलावती को पूछता है, क्या तुमने अपने पिताजी को मारा? लेकिन गांव में तो सबको पता है कि उनकी मौत लड़ाई में हुई थी। कलावती बोलती है, नहीं, मैंने उन्हें मार दिया। इंद्रजीत कलावती को पूछता है, क्यों तुमने अपने पिताजी को मारा? तभी कलावती बताती है कि मैंने नहीं, मेरी आत्मा ने उन्हें मारा। तुम्हारी आत्मा ने? वो कैसे? इस शापित किताब की वजह से। वो बोलती है कि इस शापित किताब में हजारों कहानियां लिखी हुई है जो सारी की सारी शापित है। इस किताब की कहानियां जो भी पढ़ता उसके साथ वही सब होने लगता जो इस किताब में लिखा हुआ है। वो पूछता है, क्या तुमने भी इस किताब को पढ़ा था? वो बोलती है, हाँ, मेरी इसी गलती की वजह से तो मेरे पिता की जान चली गई। कलावती बताती है कि जिस दिन मैंने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया था, उसी दिन मैंने इस ताबूत को खोलकर इस किताब को बाहर निकाला था और इस किताब की कहानियां पढ़ी थी। इस ताबूत को जिंदगी में कभी भी ना खोलने का वचन मेरे परदादा ने मेरे पिताजी से लिया था। ये बात उन्होंने मुझे एक बार बताई थी, लेकिन मैंने उनका भी प्रॉमिस तोड़ दिया और उनकी बात ना मानते हुए मैंने भी तुम्हारी तरह इस ताले को तोड़कर इस किताब को पढ़ा और मेरे साथ ये सब हो गया। कलावती बोली कि मैंने उस स्पेनिश किताब के ऊपर लिखा हुआ मैसेज पढ़ने के बाद भी किताब को बंद नहीं किया। मुझे लगा कि ये शापित वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो मैं कहानियाँ पढ़ने लगी और मैं जैसे जैसे कहानी को पढ़ती गई मुझे यह महसूस होता गया कि मेरे शरीर को कोई खींच रहा है, जैसे मेरे शरीर को आत्मा से कोई अलग कर रहा हो। और एक कहानी पढ़ने के बाद जब मैंने इस किताब को बंद किया और इस ताबूत में रख दिया और इस ताबूत को बंद करके जब मैं पीछे मुड़ी, तब मैंने देखा कि उस कुर्सी पर जहाँ भी तुम्हारी बॉडी रखी हुई है, वहाँ पर मेरी भी बॉडी वैसे ही पड़ी थी जैसे अभी तुम्हारी बॉडी पड़ी है। कलावती बोली कि अब मैं समझ गई थी कि हो ना हो इन सब घटनाओं के पीछे इस शापित किताब का ही किया जा रहा है। मुझे मजबूरन उस किताब को बाहर निकालना पड़ा और फिर से पढ़ना पड़ा। तो उस कहानी के पीछे, जिसे मैंने पढ़कर ख़त्म किया था, उस कहानी के पीछे लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें तुम्हारा शरीर चाहिए तो तुम्हें अपने 4 प्रियजनों को मारना होगा, जिसके चलते मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को मार दिया। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को मारकर घोड़े पर लाद दिया और घोड़े को युद्ध वाली जगह पर छोड़ दिया जहाँ आए दिन लड़ाइयाँ होती है, ताकि लोगों को लगे कि इनकी मौत लड़ाई में हुई है। लेकिन मुझे अब भी मेरा पूरा शरीर नहीं मिला था। अब लोग मुझे देख तो पा रहे थे, लेकिन मैं चीज़ों को छू नहीं पा रही थी और चीज़ों को छूने के लिए मुझे इस शापित किताब को और 2 लाशें देनी थी। और फिर मेरे पिताजी के मौत के ठीक 11 दिन बाद मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, जो मुझे पिताजी की तरह ही इस कमरे में ढूंढने आई थी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे पिताजी को और माताजी को और बिल्ली को मैंने अपने मन से नहीं मारा, क्योंकि उस वक्त मेरा शरीर इस किताब के वश में था, तो मजबूरन मुझे उन्हें मारना पड़ा। अब बारी थी किताब को एक चौथा और शरीर देने की, तो मैंने इसके लिए तुम्हें चुना, क्योंकि बिल्ली और माता पिता के बाद तुम ही एक ऐसे इंसान थे जो मुझे सबसे प्रिय थे। और ये बात मैं जानती थी कि तुम हर रोज मेरे पीछे पीछे इस घर में आते हो और मुझे ढूंढते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलती। और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया और उसके बाद जो भी हुआ तुम सब जानते हो, किस तरह मैंने तुम्हारे शरीर को अलग किया और आगे जो भी हुआ। कलावती इंद्रजीत को आगे बोलती है कि लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगी जो इस किताब ने मेरे साथ किया। मैं तुम्हें इस किताब के श्राप से मुक्त करा कर रहूंगी। इंद्रजीत बोला, वो कैसे? कलावती बोली कि कल रात जब तुम्हारी लाश इस किताब को सौंपने के बाद मैं इसे बंद करके इस ताबूत में रखने गई, तो मुझे यहाँ और एक किताब मिली जो इस किताब के ठीक उल्टी थी। इंद्रजीत बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ उसे पूछता है, क्या तुम्हें पता चल गया? कलावती बोलती है, हाँ, मुझे पता चल गया। कलावती बोलती है, वो किताब अगर बुरी है तो ये किताब उसका उल्टा एकदम अच्छी है, और अगर उस किताब के अंदर सारी कहानियां शापित है तो इस किताब के अंदर उस शापित कहानियों के श्राप को कैसे तोड़ा जाए ये लिखा हुआ है, और कल रात मैंने तुम्हारे श्राप को कैसे तोड़ा जाए ये इस किताब में पढ़ लिया है। अब कलावती इस श्राप को तोड़ने का राज जान चुकी थी। कलावती बताती है कि आज से ठीक 11 दिन बाद यही काली रात आने वाली है। उसी दिन मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराऊंगी और फिर 11 दिन बाद वही काली रात आती है।
ठीक वैसे ही होता है जैसे कलावती ने इंद्रजीत को बताया था। इंद्रजीत उस किताब को पढ़ने बैठा हुआ होता है, तभी अचानक कलावती दरवाजा खोल देती है और उसी वक्त इंद्रजीत की आत्मा और बॉडी एक हो जाती है और इंद्रजीत वो हथियार उठाता है जिससे उसे कलावती को मारना है। जैसे ही कलावती कमरे का दरवाजा खोलती है, इंद्रजीत उसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी अचानक कलावती उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती है और संस्कृत में कुछ मंत्र बोलती है और उसे बताती है कि तुम इस शापित किताब के वश में हो। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर एक हो चुका है। और उसके ऊपर एक और बार गंगा जल छिड़कती है और संस्कृत में एक और मंत्र बोलती है और उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती रहती है। खून से लाल हुई इंद्रजीत की आंखें धीरे धीरे शांत होने लगती है और वो शाप मुक्त हो जाता है। दोनों उस किताब को लाल कपड़े में लपेट कर वही जला देते हैं और उसी आग में फेरे लेकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।